Welcome back, dear students. So, with very motivating participation from you from the last video, a new video for you regarding the chemistry preparation. So, students, in this video, we will discuss the unit number 3 from the 10 plus 2, that is electrochemistry. So, electrochemistry is given in the master cadre syllabus, highlighted there under the physical and maybe inorganic chemistry. सो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इससे भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स राइज होते हैं। सो आज आपको ये डिटेल में पूरा चैप्टर करवाऊंगा। एंड तक इसको समझने के लिए डिटेल में इस वीडियो को देखिएगा और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी from the electricity from the energy released during the spontaneous chemical reaction and use of electrical energy to bring about the non-spontaneous chemical transformation. So electrochemistry में हम क्या देखते हैं, इसमें दो तरह का डिवाइसेस होते हैं, सेल कहते हैं इसको। इसमें एनर्जी जनरेट होती है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी दे के केमिकल रिएक्शन जनरेट करवाते हैं। तो इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एंड इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप एनर्जी नहीं आती। इसमें हमें अपनी जो इंजीनियरिंग है लगानी पड़ती है, इक्विपमेंट जो सेटअप करना पड़ता है। सो सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, और ये थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ब्रांच है केमिस्ट्री की। लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, जैसे मेटल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मैनी अदर केमिकल आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो इससे काफ़ी मेटल्स प्रोड्यूस होती हैं, एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं और इससे काफ़ी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। बैटरीज एंड फ्यूल सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर यूज ऑन द लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस। जो बैटरीज होते हैं, इन्वर्टर की बैटरी होगी, ऑटोमोबाइल की बैटरीज होगी, या ड्राई सेल हो गया, ये सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही डिवाइसेस हैं, उसके अंडर ही आते हैं। इससे काफ़ी अप्लायंसेस चलते हैं। सो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी डैट आर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाना, ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल थ्रू द सेल टू ब्रेन, वाइस वर्सा, एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल इज़ नोन टू हैव इलेक्ट्रोकेमिकल रीजन। सो जैसे आपको मैंने नर्वस सिस्टम का स्टूडेंट्स बताया था, उसमें भी केमिकल्स ही जो सिग्नल को लेके जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दैट इज़ नेचर फ्रॉम द रीज़न। तो उसी के बेसिस के ऊपर ही जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड है, इट इज़ वेरी फास्ट, जैसे नर्व कंडक्शन होती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गया होगा इसका। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके अंडर नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको पूरा समझने की ज़रूरत है। आपने जो 11th क्लास में जो चैप्टर नंबर 8 में देखा होगा, जैसे डैनियल सेल के बारे में, ये सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी जो होती है ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हैज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट कंसनट्रेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर आयन एंड इज़ यूनिटी। तो इसमें मोल 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से होता है। तो ये जो डिवाइस है, इसको हम गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी देता है और इसमें वोल्टेज जनरेट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो अगर किसी डिवाइस में इलेक्ट्रोड है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। सो अगर हम बाहर से अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे गैल्वेनिक सेल में, जैसे ये डैनियल सेल है, और इंक्रीज़ करेंगे स्लोली, हम क्या देखते हैं, रिएक्शन कंटिन्यूस होती है टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेस 1.1 वोल्टेज। सो बाहर से जब वोल्टेज 1.1 हो जाती है, उससे पहले रिएक्शन चलता रहता है। जब आ जाती है तो उसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं करता, अंदर की वोल्टेज बाहर की वोल्टेज का इक्विलिब्रियम बन जाता है। उसके बाद जितनी मर्जी आप इंक्रीज़ करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव चला जाएगा। नो इट्स फंक्शन एज अ इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। फिर अगर हम इसकी ओरिजिनल वोल्टेज जो 1.1 है, इससे ज़्यादा हम बाहर से वोल्टेज दे देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल, यानी सेल को फंक्शन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्या है, ये इट इज़
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि इससे ऑटोमेटिकली जो केमिकल रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उससे एनर्जी निकल रही थी। सो एडवाइस फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बोथ टाइप ऑफ सेल आर क्वाइट इंपॉर्टेंट हैं ये, इससे हम काफ़ी फीचर स्टडी करते हैं। जैसे आप ये देखिए डैनियल सेल दिया है, इसमें एक साल्ट ब्रिज होता है जो आयनिक बैलेंस बना के रखता है। जिंक प्लेट है, कॉपर है, जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है, एनोड एंड कैथोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने हैं। और सोल्यूशन कंटेनिंग साल्ट ऑफ जिंक, जिंक के साल्ट में जैसे जिंक सल्फेट हो गया तो इसके अंदर जिंक की प्लेट है, कॉपर सल्फेट वाला कॉपर साल्ट हो गया तो इसके अंदर कॉपर की प्लेट है। उसके बाद ये देखिए साथ में नीचे दिया हुआ है, काफ़ी तरह की मॉडिफिकेशन दिखाई हुई है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो यहाँ पे वोल्टेज जो हो रही है, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से लेस है। अगर लेस है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो जब ये बराबर हो जाती है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है, जहाँ कोई फ्लो नहीं होगा। और उसके बाद जब इससे ज़्यादा हो जाएगी तो रिवर्स फ्लो होगा। फिर क्या होगा, कॉपर से जिंक की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन द फ्लो विल बी रिवर्स। फिर ये किस तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि इसमें अभी वोल्टेज बाहर जो वोल्टेज है अंदर की वोल्टेज से कम है। जब बैलेंस होगी तो कोई फ्लो नहीं होगा। आई होप आपको ये फंक्शनिंग समझ हो गई होगी, कैसे हम बाहर से जो वोल्टेज देते हैं सेल को, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उससे जो इसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव द गैल्वेनिक सेल्स। जैसे आपने 11th क्लास में देखा है यूनिट नंबर 8 में, जो गैल्वेनिक सेल है इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that convert the chemical energy of spontaneous redox reaction into the electrical energy। तो ये क्या करता है, रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है सेल की, उसकी जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेम है। ये जो डिवाइस है इसमें जो गिव्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क विच में बी यूज फॉर रनिंग द मोटर और इलेक्ट्रिकल गैजेट लाइक हीटर, फैन और गीज़र। तो जो गिब्स एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी जो आयंस की होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी चलती है, उसकी कन्वर्शन हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इन द यूज़फुल वर्क। सो ये आपका डैनियल सेल है, इसको अगर आप देखोगे तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कैसे चलती है, जिंक कॉपर आयन, जिंक फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कम्बिनेशन है। हाफ रिएक्शन आ जाती है, हाफ रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन। जहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, दिस इज़ रिडक्शन। जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। तो दोनों चलती है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जो रिडक्शन हाफ जो अकर होता कॉपर इलेक्ट्रोड वाइल द ऑक्सीडेशन अकर है जिंक की ओर। तो ये दो पोर्शन बन जाते हैं सेल के, इसको हाफ सेल या रिडॉक्स कपल भी कहते हैं, जो आपने यहाँ नोट कर लेना है। सो द कॉपर इलेक्ट्रोड में भी कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल एंड जिंक जो है इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल का नाम देते हैं। सो वी कैन कंस्ट्रक्ट द इन्यूमरेबल नंबर ऑफ द गैल्वेनिक सेल। हम काफ़ी अनलिमिटेड जो गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं अगर हमें केमिकल्स की नॉलेज है, उसकी एसिड बेस से, उसकी कंसनट्रेशन से कैसे आयन फ्लो करते हैं। सो ईच जो हाफ सेल है उसमें एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेम नेचर का होना चाहिए। टू हाफ सेल जो है उसको कनेक्ट किया जाता है मेटेलिक वायर से थ्रू द वोल्ट मीटर एंड स्विच होते हैं एक्सटर्नली। जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टू हाफ सेल आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू द साल्ट ब्रिज। तो इसमें एक साल्ट ब्रिज होता है, ये साल्ट ब्रिज है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैलेंस बना के रखता है इलेक्ट्रो आयन का। समटाइम बोथ द इलेक्ट्रोड डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एंड इन सच केसेस वी डू नॉट रिक्वायर साल्ट ब्रिज। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे वोल्टा सेल है उसमें कोई साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती, उसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड, यानी वोल्टा सेल आपने 8th में एक्सपेरिमेंट किया होगा, बीकर के अंदर वोल्टिक सेल बना सकते हैं। सो उसके अंदर ही दोनों रोड लगा देंगे, उसके अंदर साल्ट ब्रिज की लोड नहीं पैती है। सो इन ईच इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेयर देयर इज़ ए टेंडेंसी ऑफ द मेटल आयन फ्रॉम द सोल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज। सो क्या होगा, जिस इलेक्ट्रोड से यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी ओर अकोमुलेट होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। एट द सेम टाइम जो मेटल आयन ऑफ द इलेक्ट्रोड हैव द टेंडेंसी टू गो इनटू द सोल्यूशन एज एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट नेगेटिव चार्ज, आपको पता ही है। सो फिर यहाँ इक्विलिब्रियम बन जाता है, देयर इज सेपरेशन ऑफ द चार्ज एंड डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसीज ऑफ द टू
अपोजिंग रिएक्शन, द इलेक्ट्रोड में भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं जो इलेक्ट्रोड जो डिप किए हैं विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन। ये डिपेंड करता है आपने इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन डाला है, उसके रिस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये नेचर लेते हैं। फिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है दोनों इलेक्ट्रोड का, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। So when the concentration of all the species involved in half cell is unity, then the electrode potential is called standard electrode potential। अगर हमने इसमें कंसनट्रेशन मोलर में रखी है, पर मोल के हिसाब से यूनिट रखी है, तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे उस सेल का। अकॉर्डिंग टू IUPAC जो इंटरनेशनल कन्वेंशन यूनिट है, यूनियन है नोमेनक्लेचर का, जो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम इसका अब नाम दे देते हैं। इन ए गैल्वेनिक सेल जो हाफ जो है सेल है, इन विच द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड। हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन होगी उसको हम एनोड कहेंगे, जो नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। अदर हाफ सेल इन विच द रिडक्शन टेक प्लेस इट इज़ द कैथोड एंड इट हैज़ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। यानी जो कैथोड है वो अपने अंदर पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूशन, एनोड जो है नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूशन। So there exists the potential difference in the two electrode, and soon as switch is on position the electron flow करते हैं from the negative electrode to the positive electrode, the direction of flow of the current is opposite that of the electron flow। So electron flow करेंगे तो उसके जो करंट फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो सुई की डिफ्लेक्शन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। आई होप आपको ये इतनी मेरी डिस्कशन जो है क्लियर होगी। काफ़ी ईजी है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा टेक्निकल सा है, इसको समझने की ज़रूरत है, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इन द टू, 1 सेकेंड, I hope it is clear to you। The potential difference between the two electrode of the galvanic cell is called cell potential। उसको cell potential का नाम देते हैं, एंड इसको हम बोल्ट में मेजर करते हैं। द सेल पोटेंशियल इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस है। इट इज़ कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं EMF, तो सेल का पोटेंशियल है। व्हेन देयर इज़ नो करंट इज़ ड्रॉन थ्रू द सेल, जब सेल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, उससे कोई जनरेट नहीं कर रहा इलेक्ट्रिसिटी, उसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी है। वो जब तक उसको यूज़ नहीं कर रहे सेल को, उसको बाहर से जोड़ा नहीं है, जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे, उसका जो अपना पोटेंशियल है उसको हम क्या कहते हैं EMF या सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इट इज़ नो एक्सेप्टेड कन्वेंशन डैट वी कीप द एनोड ऑन द लेफ्ट, एनोड को कहाँ रखते हैं लेफ्ट में, कैथोड को राइट में आपने रखना है। वाइल द रिप्रेजेंटिंग द गैल्वेनिक सेल, जब आप गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रखोगे उसमें क्या करोगे, लेफ्ट में आपके एनोड आएगा, राइट में आपके कैथोड आएगा। सो गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए वर्टिकल लाइन बिटवीन द मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एंड पुटिंग ए डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड बाय द साल्ट ब्रिज। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर द कन्वेंशन ऑफ EMF ऑफ द सेल is the positive and given by potential of the half cell on the right side and the side minus to potential half cell on the left side। तो उसको लेफ़्ट साइड में रखते हैं, यानी जो पॉजिटिव है वो राइट साइड आएगा, दूसरा लेफ़्ट साइड आएगा। दिस इज़ द सेल, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाफ सेल जी इसका है, हाफ इसका है। सो इसको हम जैसे देखना है ऐसे कर सकते हैं। इसको कॉपर, ये पूरा रिएक्शन चल रहा है, हाफ रिएक्शन जो कैथोड के ऊपर ये चल रही है, एनोड के ऊपर ये चल रही है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपकी रिएक्शंस हैं, कॉपर आयन बन रहे हैं, सिल्वर आयन से सिल्वर बन रहा है। जब आयन से जब नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है दिस रिएक्शन, जब नॉर्मल में आ रहा है तो उसको रिडक्शन कहेंगे, जब उसमें चार्ज आ रहा है उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। सो यहाँ पे रिडॉक्स हो रहा है, यानी यहाँ रिड्यूस से ऑक्सीडाइज हो रहा है, जहाँ ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सेल क्या आएगा, राइट लेफ़्ट। तो इसको आपने क्या रखा, राइट साइड में क्या रखा, आपको मैंने ऊपर ही बताया फ्रेंड। देखिए यहाँ मैंने क्या बोला आपको, एनोड ऑन द लेफ़्ट। तो लेफ़्ट में क्या रखते हैं, एनोड, कैथोड को राइट में। तो अब क्या रखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ पे राइट साइड क्या आ गया आपका, बताइए जल्दी से।
दोबारा पढ़ लीजिए, फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए ये। एनोड ऑन द लेफ्ट, तो कैथोड राइट में आएगा। तो यहाँ क्या आ गया आपका राइट, तो ये सिल्वर की जो प्लेट है ये कैथोड है और ये कॉपर की ये एनोड है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे आपने इसको रीड कर लेना है। और अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेज़र करेंगे। जो पोटेंशियल है इंडिविजुअल जो हाफ सेल है इसको मेज़र नहीं कर सकते। जो आप हाफ कर दिया, जो हाफ सेल है, ठीक है, जो आधा सेल ये है, आधा सेल ये है, इसको हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम जज नहीं कर सकते। सो वी कैन मेज़र ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ पोटेंशियल डैट गिव द EMF सेल। सिर्फ हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। इफ़ वी आर्बिट्री चूज़ द पोटेंशियल ऑफ द वन इलेक्ट्रोड, जैसे हाफ सेल एक हम चूज़ कर लें, अदर कैन बी डिटर्मिन विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर हमें एक का आ जाए तो दूसरा हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। जैसे हाफ सेल इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें हम क्या लगाते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर हमने किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है उसके साथ हम क्या लगा देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका हमें पता होता है। रिप्रेजेंटेड बाय प्लाटिनम की प्लेट्स होती हैं, यहाँ हाइड्रोजन गैस होती है इसमें। असाइंड हेयर द जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर, इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आ रही है। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है कंसिस्ट ऑफ द प्लाटिनम, जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसको कोट किया है प्लाटिनम ब्लैक से। दो इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड द प्योर हाइड्रोजन गेट बबल्ड थ्रू इट। इसमें प्योर एसिड सोल्यूशन होता है, उससे हाइड्रोजन बबल निकलते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ द बोथ द रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन एट यूनिटी। रेडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर चल रही है, उसको यूनिटी में रखा है। दिस एम्प्लाइज दैट द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज़ 1 बार प्रेशर है। कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की जो क्या है 1 मोलर। तो इसका जो पोटेंशियल है क्या मानते हैं इसको, जीरो। तो इसको शॉर्टकट कहते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, हम जब आपने हाफ सेल का अपना पोटेंशियल निकालना है। बेसिकली हम जो सेल जो गैल्वेनिक सेल है उसका हम डिफरेंस ही निकाल सकते हैं। अगर आपने जो एनोड हाफ सेल का या कैथोड हाफ का अपना पोटेंशियल निकालना हो तो आप उससे जज नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्या है इसमें, जब आपका टेम्परेचर 298 है, इसको ध्यान से देखिएगा, जब टेम्परेचर 298 है सेल का, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है डैट इज़ अ सेकंड हाफ सेल। तो एक साइड क्या कहला दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें साल्ट ब्रिज है, डबल लाइन साल्ट ब्रिज शो करती है, ठीक है। तो सेकंड हाफ सेल बाद लगा दिया, ठीक है ना। तो उसमें कहाँ लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय मेकिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अनोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अनोड बनाएंगे, दूसरे को कैथोड। तो ये रिडक्स पोटेंशियल बन जाएगा। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्पीसीज इन द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हाफ सेल आर यूनिटी, देन द सेल पोटेंशियल इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्पीसीज इन द राइट हैंड एंड द हाफ सेल आर यूनिटी, अगर उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी है, ठीक है, तो उसको हम यूनिटी मानेंगे, ठीक है। देन द सेल पोटेंशियल इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हमने यूनिट मोलर रखा है तो उसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो कैसे, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन से इसके ऊपर आपने डिग्री साइन लगा दिया, जो स्टैंडर्ड का साइन है। तो उसमें R राइट एंड लेफ्ट दोनों सेल आ गए। जो लेफ्ट है इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ला दिया जिसका जीरो है, यहाँ जीरो लग गया। तो अगर इसका कुछ R है तो ठीक है ना, अगर यूनिटी है तो फिर तो जीरो आएगा, अगर नहीं है तो इसको 1 0 से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे इसको हमने लगाया, प्लाटिनम लगा दिया, हाइड्रोजन एक साइड लगा दिया, ठीक है फ्रेंड, हाइड्रोजन कॉपर दूसरी साइड यहाँ लगा दिया। तो जो 0.34 वोल्ट है, ठीक है, इसको मेजर किया एंड इट इज़ कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है। तो सिमिलरली जब EMF इसकी मेजर कर रहे हैं, इसको अगर आप स्टडी करोगे तो ये आ रही है -76। कॉपर की आ रही है आपकी 0.34। तो आप दूसरी जो आपने जिंक वाली की है इसकी आ रही है 0.76, क्योंकि इसकी यूनिटी मान ली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यूनिटी 1 आ गई, 1 से इसको माइनस कर दिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सो ये ऐसे आती है। सो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको आप नोट करिएगा, मेन चीज़ है ये, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
standard electrode potential is first case indicate that copper ion get reduced more easily than the hydrogen ion। पॉजिटिव वैल्यू का मीनिंग है उसकी क्या हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि कॉपर वाली आपकी कितनी आई 0.34, ये पॉजिटिव है, ये आपकी नेगेटिव है, तो इसमें क्या आ रही है, ईजिली रिड्यूस हो रही है हाइड्रोजन से कॉपर। सो रिवर्स प्रोसेस कैनोट अकर, डैट इज़ हाइड्रोजन आयन कैनोट ऑक्सीडाइज कॉपर, रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है फ्रेंड्स। और अल्टरनेटिवली वी कैन से डैट द हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन, कॉपर आयन को रिड्यूस कर सकती है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन जो आप दी हुई हैं। सो द कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन HCl, तो HCl में कॉपर डिजॉल्व नहीं होगा। इन द नाइट्रिक एसिड इट इज़ ऑक्सीडाइज बाई नाइट्रेट आयन एंड नोट बाइड हाइड्रोजन आयन, तो नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन आयन इसको नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, नाइट्रेट आयन इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। जो नेगेटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो जिंक में आया सेकंड केस में, इससे क्या पता चलता है, जो हाइड्रोजन आयन कैन ऑक्सीडाइज जिंक और जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन, तो वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं जिंक को, या जिंक उसको रिड्यूस कर सकती है हाइड्रोजन आयन को, तो इससे आपका पता चल जाएगा। तो आपने ये याद रख लेना है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसमें जो हाइड्रोजन गैस भरी है वो दूसरे सेल को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कर रही है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसका उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि वो उससे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो जो आपने यहाँ देखा है, तो इसमें जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड है इसमें क्या गया, जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया, तो 1 मोलर कंसनट्रेशन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। राइट साइड में कॉपर 1 मोलर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। ओवरऑल जो रिएक्शन है इसको ऐसे लिख सकते हो, जिंक कॉपर, जिंक यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसकी जो EMF सेल की कैसे निकालोगे, R से लेफ्ट कर दोगे, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ कॉपर की आई थी वो पॉजिटिव आई थी, तो दूसरी आपकी माइनस आई थी, दोनों को जोड़ दिया 1.1 वोल्टेज आ जाएगी। तो ऐसे हम इसको निकालते हैं ओवरऑल। तो अगर आपने अकेले की निकालनी हो तो आप उससे ऐसे निकालोगे। तो जैसे हम इसकी बात कर रहे थे गैल्वेनिक सेल की, जो पीछे हमने पढ़ा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.1। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। समटाइम जो मेटल प्लाटिनम या गोल्ड है इसको यूज़ किया जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह। They do not participate in the reaction but provide their surface for oxidation or reduction and for the conduction of the electron। सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कराती हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। जो प्लाटिनम है इसको हाफ सेल में यूज़ भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हमने जज करना है अभी, कैसे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, 1 सेकेंड, हम क्या बात कर रहे थे, जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट द लॉट ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन। इससे हम काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और फॉर सम हाफ सेल जो हैं यहाँ टेबल में दी हुई है, आगे आपको करवाऊँगा, इसको अभी आप ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिए। कह रहा है अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0, देन इट्स रिड्यूस फॉर्म इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसकी हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल है, जैसे कॉपर से मैंने बताया। सिमिलरली इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन गैस क्या है, इज़ मोर स्टेबल देन रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्पीसीज़। इसमें फिर हाइड्रोजन गैस ज़्यादा स्टेबल आएगी। It can be seen that the standard electrode potential for the fluorine is highest in table। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा यहाँ दिया, आपको दिखाऊंगा। and has maximum tendency to get reduced to fluoride, तो फ्लोराइड में जहाँ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो जो फ्लोरीन है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द फ्लोरीड आयन इज़ द बिगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो लिथियम है इसका सबसे कम है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, जो लिथियम आयन है वो बिगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो लिथियम मेटल है वो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑपोजिट बात चल जाती है। सो इट मे बी सीन डैट एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे टेबल के नीचे हम जाएंगे टॉप से,
तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज करता है। विद दिस डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ स्पीसीज ऑन द लेफ्ट एंड इंक्रीज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ स्पीसीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। सो जैसे हम नीचे जाएंगे तो उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो कम होगी, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर डिटर्मिंग द pH ऑफ सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अदर थर्मोडायनिक प्रॉपर्टी फॉर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो एक टाइट्रेशन होती है सेल के हिसाब से, हमने इलेक्ट्रोलाइट की करनी हो उसको पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का नाम देते हैं। जो शायद आपने नहीं की होगी, जिसके लिए अपरेटस ज़्यादा बड़ा चाहिए। तो काफ़ी यूज़फुल ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर आपको इसका नॉलेज हो तो। सो इससे यूज़ करते हैं इसके लिए हम नर्स इक्वेशन, ये आपने याद कर रहा है। नर्सट जो इक्वेशन है इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इसमें, तो इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स राइज होते हैं। सो वी हैव अज्यूम्ड दैट द प्रीवियस सेशन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी, हम यूनिटी मानते हैं इसको, ठीक है। दिस नीड नॉट टू बी ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। जो नर्सट है, जो नर्स साइंटिस्ट थे, उसने शो किया था फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जो रिएक्शन चल रही है मेटल है जी, इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जी, ऑक्सीडाइज होगी, सो द रिड्यूस होगी, सॉरी। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो उसको किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर आपने उसका ओरिजिनल हाफ सेल का अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन पोटेंशियल से, तो कैसे निकालोगे? मेटल माइनस RTNF log m अपॉन इन द ऑक्सीडाइज फॉर्म। जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड m इज़ टेकन यूनिट, m को हम यूनिटी लेंगे तो इसको ऊपर रखेंगे, तो इट हैज़ बीन डिफाइंड एज R जो है आपका गैस कांस्टेंट है 8.314 इसकी वैल्यू है। F फैराडे कांस्टेंट है 96,500 वैल्यू आती है। टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, ठीक है ना जी, आपकी स्पीसीज़ की कंसंट्रेशन होती है। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं एट एनी कंसंट्रेशन। आगे हम इसको देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना मेरा ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। यहाँ देख लीजिए, इसका ये पूरा टेबल बना है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है अलग स्पीसीज़ का। 298 केल्विन जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। जैसे हम ये रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडाइज फॉर्म आयनिक रिड्यूस हो रही है। सो जैसे हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे जा रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ऊपर जा रहा है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ रही है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम हो रही है। सो इसलिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। नीचे लिथियम है, तो लिथियम आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जहाँ इंक्रीज़ हो रही है ना आपकी रिड्यूसिंग पावर, तो लिथियम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एंड वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, अगर आप +1 +2 की देखोगे इसकी वैल्यू का काफ़ी एडवांटेज है। और जब आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो ये वैल्यू साथ में गिवन होती है। जैसे आप देखो डैनियल सेल दिया हुआ है, जैसे हमने पीछे डैनियल सेल को डिस्कस कर रहे हैं, जिंक एंड कॉपर वाला सेल जो है, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर और इसको फॉर्म इससे शो किया, जिंक को ऐसे शो किया हुआ है, ठीक है। तो जो सेल पोटेंशियल निकालेंगे, कॉपर माइनस जिंक एनोड एंड कैथोड का निकाल दिया, तो ये R फैक्टर कॉमन आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या आ गया टोटल ओवरऑल -RT2F log जिंक ऑन कॉपर, तो ये ऐसे आ जाएगा ये। और इट कैन बी सीन डैट दो सेल का जो पोटेंशियल है डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, कॉपर और जिंक की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड डिक्रीजेज विद द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक। जैसे जिंक की वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू कम होगी, कॉपर की बढ़ेगी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। बाय कन्वर्टिंग द नेचुरल लॉग, जब हम नेचुरल लॉग यहाँ लगाया है, इसको हम नॉर्मल यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू बेस 10 लॉग से जब हम इसको यूज़ कर लेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो ये कितना बन गया 0.0592 लॉग। ऐसे अपने जो इलेक्ट्रॉन लिया इसको ले लिया। सो वी शुड यूज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन आपको सेम चाहिए जो आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो, चाहे एनोड है चाहे कैथोड है। सो जैसे निकल ले लिया, सिल्वर ले लिया, सो इसमें सेम आ गया। सो ओवरऑल रिएक्शन ऐसे हो रही है, तो इस फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
कह रहा है इफ़ द सर्किट ऑफ द डैनियल सेल इज़ क्लोज देन वी नोट द रिएक्शन। जब क्लोज कर दिया तो ऐसे रिएक्शन आती है। वी टेक प्लेस एट सेम टाइम पासिस, जैसे टाइम जैसे जा रहा है तो क्या हो रहा है, द कंसनट्रेट ऑफ द जिंक कीप ऑन इंक्रीजिंग, कॉपर की डिक्रीज, जिंक की कंसनट्रेशन बढ़ रही है पॉजिटिव की, कॉपर पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कम हो रही है। सेम टाइम द वोल्टेज ऑफ द सेल रीड ऑन द वोल्ट मीटर कीप क्या हो रही है, रीडिंग जो आ रही है डिक्रीजिंग, वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही है। आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट देर इज़ नो चेंज, फिर उसमें कोई कंसनट्रेशन चेंज नहीं होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। एंड सेम टाइम वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी। दिस इंडिकेट द इक्विलिब्रियम हैव रीच्ड, यानी सेल को आपने जोड़ लिया, रिएक्शन चलनी थी, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलनी थी। जब दोनों में बैलेंस बन गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में, तो डिफ्लेक्शन कम होगी, जीरो पे आ गई वैल्यू। अब इक्विलिब्रियम आगे आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब इक्विलिब्रियम में इसको निकालेंगे तो ये आपने लॉग की वैल्यू निकाल ली, इससे आपको पुट कर दिया, तो जो आपका दोनों की कंसंट्रेशन है उसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे, तो ऐसे आपका आएगा। टेम्परेचर आपने 298 पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका। तो फिर आप इसको जब सॉल्व कर लोगे, आपका वोल्टेज पोटेंशियल 1.1 होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, Kc की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इन जनरल आप इसको ऐसे लिखते हो। सो इससे क्या पता चलता है क्वेश्चन से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो सेल का है दैट रिएक्शन टेक प्लेस, तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का आपको रिलेशन मिल जाता है। ऐसे आप इसको डिड्यूस कर सकते हो। ये इक्वेशन काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसकी हेल्प हो जाती है। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिफ़िकल्ट टू मेजर, अदरवाइज वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम ऐसे निकाल नहीं सकते रिएक्शन का। अगर आपको सेल का पोटेंशियल आता है तो आप इसको ईजिली निकाल पाओगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। जैसे यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ आपकी प्रैक्टिस के लिए, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका निकालना है। सेल का जो पोटेंशियल है 0.46 दिया हुआ है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जब आप कैलकुलेट कर पाओगे तो इसका ये ऐसे वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, कितना पोटेंशियल है, जितना चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रिकल वर्क आप निकाल सकोगे। इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वर्क, अगर आप सेल से सबसे ज़्यादा काम लेना चाहते हो गैल्वेनिक सेल से, तो क्या करोगे आप, इसको ध्यान से देखिए। देन द सेल चार्ज हैज़ टू बी पास रिवर्सिबली इसको पास करना होगा। रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी एंड इफ द EMF ऑफ द सेल इज E एंड NF इज़ द अमाउंट ऑफ द चार्ज पास। तो जो आपकी गिब्स एनर्जी है रिएक्शन की वो कैसे आ जाएगी, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। इट मे बी रिमेंबर डैट द सेल का जो पोटेंशियल है इज़ एन इंट्रिंसिक पैरामीटर, जो आपकी गिब्स एनर्जी है वो आपका एक्सटेंसिव पैरामीटर है। थर्मोडायनिक प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। सो ऐसे हम इसको लिखेंगे। अगर अपने जो डैनियल सेल ऐसे लिखा हुआ है तो उसमें जो गिब्स एनर्जी है रिएक्शन की तो कैसे आ जाएगी, डेल्टा Gr 2Fe पोटेंशियल। और जैसे हम ऐसे लिखेंगे, अगर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 and 2 4 इसके साथ आ जाएगा। सो इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज यूनिटी, अगर यूनिटी है तो ऐसे इसको लिखोगे। सो फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, तो गिब्स एनर्जी आपकी आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। इस फॉर्म में आप कैलकुलेट कर पाओगे। स्टैंडर्ड कंडीशन में यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा यूनिटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ दिया न्यूमेरिकल, देखिए यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है डैनियल सेल का, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन की कैलकुलेट करके बताइए। तो कैसे करोगे, डेल्टा Gr माइनस NFe के साथ पुट करोगे। N2 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, तो ऐसे पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें डेट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपने देख लिया, अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर बात करेंगे। हम सेल में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी दे के रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, ये सारा हम स्टडी करेंगे। और उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
सो ये पैरामीटर्स फिजिक्स से रिलेटेड है, आपने ये टर्म्स सुनी होगी और प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे इसमें +2 में. So it is necessary to define a few terms before we consider the subject of conductance of electricity through the electrolytic cell. कंडक्टेंस देखने से पहले कुछ टर्म आपको स्टडी करनी होगी. जैसे आपको रेजिस्टेंस ऐसे आर से करते हो, जो करंट को अपोज करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको ओम से कनेक्ट किया है, इसका यूनिट है. और इन टर्म ऑफ एसआई वेस्ट यूनिट इज़ इक्वल टू द किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एस ए स्क्वायर, ये इसका यूनिट है. तो बीटस्टोन ब्रिज से हम इसको निकाल लेते हैं फिजिक्स से. जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ से हिसाब से होती है. जो यूनिट के हिसाब से जो रेजिस्टेंस चलती है पर यूनिट लेंथ, उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. इसको रो से शो करते हैं, इसको ओम मीटर्स के यूनिट आ जाते हैं, ये आपको पता होगा. सो IUPAC रिकमेंड क्या करता है, यूज़ ऑफ द टर्म रेजिस्टिविटी ओवर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हैंस इन द रेस्ट ऑफ द बुक वी शैल यूज़ द टर्म रेजिस्टिविटी. Physics, the resistivity for the substance is its the resistance when it is the 1 meter length and its area cross section is 1 meter square. So 1 मीटर लेंथ के हिसाब से या 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से चलें तो उसको हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस. अगर हम कम लेंथ लेंगे तो रेजिस्टिविटी काउंट कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता है इतना क्लियर हो गया होगा आपको. और इसके फार्मूले हैं, जो डिस्टेंस का इन्वर्स होता है इसको कंडक्टेंस कहते हैं, इसको G से शो करते हैं 1/R, और इसके यूनिट होते हैं ओम इनवर्स. ठीक है. और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है कंडक्टिविटी, इसका ऑपोजिट चलता है. इसके जो यूनिट होते हैं, सिंबल होता है वो कापा के से शो होता है. सो इसका जो ऐसा यूनिट है कंडक्टिविटी आर द सीमन इनवर्स दैट इज़ क्वाइट के एक्सप्रेस एस सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, ये आपको क्लियर होगा. एस क्या है, यहाँ लिखा है सीमन्स. सीमन जो यूनिट है ये कंडक्टेंस का है, ओहम रेजिस्टेंस का है. कंडक्टिविटी का क्या आ गया, सीमन पर मीटर. तो रेजिस्टिविटी क्या आ गया, ओहम मीटर. आई होप आपको क्लियर होगा. सो ये पैरामीटर आपने फ्रेंड्स पढ़े हुए हैं. तो यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ कुछ मटेरियल की यहाँ फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये आप याद कर सकते हो. सोडियम, कॉपर, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, मटेरियल है, कंडक्टिविटी इसकी क्या है. So it can be seen from the table. Magnitude of conductivity varies great deal will depend on the nature of material. जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है. मटेरियल को हम क्लासीफाई करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, जो आपने पढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी. कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कंडक्टिविटी उसी को कहते हैं ना. तो उसके हिसाब से हमने 3 तरह के मटीरियल कैटेगराइज कर लिए हैं. जो मेटल्स होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एंड अलॉय जो उसकी काफ़ी ज़्यादा कंडक्टिविटी है तो उसको कंडक्टर कहते हैं. कुछ नॉन मेटल हैं जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट हैं, ठीक है ना, ये आर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग सब्सटेंस लाइक ग्लास, सिरेमिक है वेरी लो कंडक्टिविटी, इसको इंसुलेटर कहेंगे. बाकी सिलिकॉन्स वगैरह हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनाइड हो गया, इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में आती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर. सो उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की कंडक्टेंस की बात करेंगे. थ्रू द मेटल जो कंडक्टिविटी होती है इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसमें. तो ये डिपेंड करती है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, नंबर ऑफ द बैलेंस सेल पर यूनिट एटम एंड टेम्परेचर. तो इनके ऊपर ये डिपेंड करती है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा. सो अब हम कंडक्टेंस कैसे मेज़र करेंगे. तो जैसे आपने मेज़र करनी हो, बीटस्टोन ब्रिज के एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उससे आप लगा के कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. अननोन रेजिस्टेंस आपको पता चल जाएगी तो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी निकालोगे. अब हमने आयनिक सोल्यूशन में निकालना है. दिस इज़ ए टफ योग. सो वी नो डैट द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म बाय बीटस्टोन ब्रिज. ये आप लगाते हो, पर आप जब आयनिक सोल्यूशन की लगा रहे हो इसमें प्रॉब्लम आएगी. फर्स्टली पासिंग डायरेक्टली करंट DC चल रहा है, ठीक है ना, सोल्यूशन से जा रहा है. तो सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड विद ब्रिज. साल्टब्रून ब्रिज से लगा नहीं सकते, बीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है ना, क्योंकि वो सॉलिड नहीं है. फर्स्ट डिफ़िकल्टी को हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटिव करंट से, AC करंट देंगे क्योंकि DC करंट लगा नहीं सकते. सेकंड प्रॉब्लम हम करते हैं, इसके लिए हम कंडक्टिविटी सेल लगाते हैं. कंडक्टिविटी सेल हेयर इज़ द अल्टरनेटिव फॉर द बीटस्टोन ब्रिज. बीटस्टोन ब्रिज का अल्टरनेटिव यहाँ क्या है, कंडक्टिविटी सेल, क्योंकि बीटस्टोन ब्रिज नहीं लगाया जा सकता लिक्विड में. तो ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन के साथ ये होता है. ये जहाँ देख लीजिए, जो कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है. बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ द 2 प्लाटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लाटिनम ब्लैक, जो इसके साथ किया हुआ है.
डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। सो दीज हैव एरिया, जो इलेक्ट्रोड दो हैं इसका जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है। सोल्यूशन जो है कन्फाइंड बिटवीन दीज इलेक्ट्रोड इज कॉलम ऑफ द लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए। तो रेजिस्टेंस ऑफ सच कॉलम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। फिर यहाँ इक्वेशन लगाती है रेजिस्टेंस एल बाई ए कापा। तो ऐसे हम इसको लगा के कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ ये प्लाटिनम इलेक्ट्रोड है, ये प्लाटिनम इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, ये कनेक्टिंग वायर हैं, इसको हम साथ में कनेक्ट करेंगे विद द सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ। सो कैसे इसको अभी स्टडी कैसे करेंगे, जो क्वांटिटी है लेंथ एंड एरिया जो है इसकी जो क्वांटिटी है इस कॉल्ड द कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट कहते हैं इसको हम सिंबल यूज़ करते हैं यहाँ पे जी स्टार। इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड देयर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड हैज़ द डिमेंशन ऑफ लेंथ इनवर्स एंड कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वी यूज़ लेंथ एंड एरिया। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया इज़ नॉट ओनली द इनकन्वीनियंट बट आल्सो अनरिलायबल। तो लेंथ एंड एरिया सिर्फ अनकन्वीनियंट ही नहीं है केमिस्ट्री में, और ये रिलायबल भी नहीं है, ठीक है ना। जो सेल कांस्टेंट है यूजुअली डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग ए सोल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज़ ऑलरेडी नोन। तो इसमें जो आप यूज़ कर रहे हो कंडक्टिविटी सेल के साथ इसको, ठीक है, सेल कांस्टेंट के साथ यूज़ कर रहे हो, इसकी आपको पहले ही पता है कंडक्टिविटी का। जर्नल हम यूज़ करते हैं KCl सोल्यूशन हुज कंडक्टिविटी आपको पता है, काफ़ी कंसनट्रेशन की आपने स्टडी की हुई है एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। जो सेल कांस्टेंट जी स्टार है इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, आर के कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे हम इसका जो सेल कांस्टेंट है निकाल सकते हैं। वंस या सेल कांस्टेंट डिटर्मिंग, जब आपको सेल कांस्टेंट आ जाए, बी यूज़ इट मेयरिंग द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी सोल्यूशन, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 रेजिस्टेंस, बीटस्टोन ब्रिज बना लेंगे इसका, रेजिस्टेंस R3 R4, वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 जिसको रियोस्टेट कहते हैं, एंड कंडक्टिविटी सेल हैविंग अननोन रेजिस्टेंस R2। जो R2 रेजिस्टेंस है किसकी है, अननोन रेजिस्टेंस है सेल की। बीटस्टोन ब्रिज यहाँ बन जाएगा, यहाँ ऑसिलेटर लगाएंगे जो AC पावर देता रहेगा, तो इसकी 550 से 5000 साइकिल पर सेकंड आती है। P इज सूटेबल डिटेक्टर है, हेडफोन और द ओवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एंड ब्रिज इज़ बैलेंस बिटवीन नो करंट फ्लो, जब बैलेंस होगा तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। अंडर दिस कंडीशन जो R2 है R1 R4 अपॉन R3 से हम इसको ले सकते हैं। दीज डे जो इनएक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर भी अवेलेबल हैं जो डायरेक्टली रीड कर लेते हैं कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन इन कंडक्टिविटी सेल, काफ़ी अच्छे मीटर बन गए हैं। वंस द सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन हमें पता है तो आप कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। सेल कांस्टेंट को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपकी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस आ जाएगी। सो अगर हम मोलर में ले रहे हैं इसको, कंसंट्रेशन को अगर आप मोलर में कंसिडर कर रहे हो तो उसको आप मोलर कंडक्टिविटी का नाम देते हो, इसको लैम्डा m के साथ इसको लिखते हो। सो इसका है K/C, ठीक है ना, एंड C कंसंट्रेशन है मोल पर मीटर क्यूब, एंड जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है इसके यूनिट हैं S साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ऐसे हम इसको निकाल लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंटर कन्वर्शन वगैरह यहाँ से नोट कर लीजिए, ये सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशंस है। अब आपकी जो कंडक्टिविटी है कैसे वेरी करती है, बोथ द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से चेंज होगी, कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज़ करती है जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं इन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फैक्टर एट द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन सोल्यूशन डिक्रीज ऑन डिल्यूशन। तो क्योंकि पर यूनिट आपको इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, आयन कम हो जाएंगे जैसे हम डिल्यूशन करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन एट गिवन कंसंट्रेशन इज कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम इज केप्ट बिटवीन 2 प्लाटिनम इलेक्ट्रोड विद यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। तो ऐसे इस इक्वेशन से आपको क्लियर होगा, तो ये फैक्ट वगैरह यहाँ से कॉजेज़ पता लग जाते हैं। तो इसकी जो कंडक्टेंस है, ठीक है, के कापा एरिया अपॉन लेंथ, बोथ एरिया जहाँ यूनिटी के साथ से लिए। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा m है, इसको यहाँ ऐसे इससे ले लिया। तो मोलर कंडक्टिविटी जो इंक्रीज़ होगी जैसे आप कंसंट्रेशन कम करेंगे, क्योंकि आपने यूनिट के हिसाब से चलना है, तो जितनी डिल्यूशन करेंगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है।
दिस बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इट हैज़ बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन द जो कापा की वैल्यू जैसे डिक्रीज़ होती है डिल्यूशन करने से मोर देन कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ता है उससे कंपनसेट हो जाती है। फिजिकली इट मीन डैट एट गिवन कंसनट्रेशन, जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है इसको हम कैसे लेते हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन केप्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल एट यूनिट डिस्टेंस बिटवीन हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and have large enough to accommodate sufficient volume of solution that contain 1 mole of electrolyte। सो when the concentration जो है जीरो आ जाती है तो मोलर कंडक्टिविटी जो है इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का नाम लेते हैं, इसके ऊपर जीरो आ जाता है, ठीक है। सो जब हम जीरो लेते हैं सो यहाँ देखिए मोलर कंडक्टिविटी जैसे चेंज हो रही है वर्सेस एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है एंड पोटाशियम क्लोराइड जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ देखिए कैसे चेंज हो रही है, ये डिल्यूशन है, डिल्यूशन ज़्यादा या कम करने से कैसे चेंज हो रहा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों डिल्यूशन करने से जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द आई कैन से द वॉल्यूम। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है स्लोली इंक्रीज़ करते हैं डिल्यूशन से, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी सीन डैट इफ़ वी प्लॉट, जैसे हमने ये डायग्राम प्लॉट किया है जो मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट C1 स्क्वायर वी ऑब्टेन C1/2 स्ट्रेट लाइन आती है, इंटरप्रेट इक्वल जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्लोप इक्वल टू A, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ A फॉर गिवन सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। The charges on the cation and the anion produce on dissociation of the electrolyte in the solution। तो कितनी डेसोसिएशन आती है, चार्ज कैसे आता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें 1 2 1 2 2 इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने इसको लिया है। ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द पर्टिकुलर टाइप हैव टू बी सेम वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। सो क्या कह रहा है, इसको हम कैसे अभी ठीक से देखेंगे। इसके लिए कोरलाल्स लॉ आया था, उस जो साइंटिस्ट था उसने एग्जामिन किया था जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग जो वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी का, तो ऑफ नंबर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर ऑब्जर्व सर्टेन रेगुलरिटी। उसने रेगुलरिटी देखी थी इसकी ऑब्जर्वेशन में, उसने देखा था डिफरेंस ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम के साथ है, जैसे पोटाशियम के साथ है, एक्स जो भी यूज़ कर लिया, यहाँ पे हेलोजन यूज़ कर लिया, क्लोरो ब्रोमो, ठीक है ना, कांस्टेंट आई थी एट 298 केल्विन के ऊपर। तो ऐसे इसने इक्वेशन बना ली थी, तो उसने NBr NCl KBr KCl इसके हिसाब से इक्विवेलेंट आ रही थी 1.8 इसकी वैल्यू आई थी। इस इक्वेशन के हिसाब से उसने लॉ बनाया था इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, सिलेबस में लिखा हुआ है। कोरलाल्स लॉ की एप्लीकेशंस और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको आप अभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका क्या मीनिंग है, डैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनाइन एंड कटाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की कंट्रीब्यूशन को जमा कर देंगे। इफ़ जैसे सोडियम की लिमिटिंग कंडक्टिविटी एंड क्लोराइड की, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन क्लोराइड आयन रेस्पेक्टिवली एंड सोडियम आयन, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्शन कैसे आएंगी, दोनों को प्लस कर देंगे। इन जनरल इफ़ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन डेसोसिएशन गिव पॉजिटिव कटाइन एंड नेगेटिव अनाइन, जो लिमिटिंग कंडक्शन ऐसे इसकी आ जाती है, प्लस एंड नेगेटिव साइन आ जाते हैं साथ में। सो द वैल्यू ऑफ जो लिमिटिंग जो कंडक्टिविटी है, जहाँ चार्ट बना हुआ है इसको आप देख लीजिए, वैल्यू नोट कर लीजिए, समझ लोगे यहाँ पे। और वीक जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एसिटिक एसिड है, इसमें लोअर डिग्री है डेसोसिएशन की, डेसोशिएट नहीं होते हायर कंसनट्रेशन के ऊपर। सो जो ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, चेंज इन द जो मोलर कंडक्टिविटी है विद डिल्यूशन इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, पतला करने से, डिजोल्व करने से तो इसकी डेसोसिएशन की डिग्री बढ़ जाती है, तो उससे नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल ज़्यादा हो जाते हैं। सो इन केसेस जो मोलर कंडक्टिविटी है इसकी इंक्रीज़ करती है स्टीपली, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, ठीक है ना।
सो ऑन द डिल्यूशन स्पेशली नियर द लोअर कंसनट्रेशन, जब लोअर कंसनट्रेशन होगी तब इसकी ज़्यादा वैल्यू आती है। सो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, कैनॉट बी ऑब्टेन बाय एक्सप्लोरेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू जीरो कंसनट्रेशन, जीरो नहीं मान सकते। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन जो कंसनट्रेशन है जीरो प्रोसेस होती है। सो इलेक्ट्रोलाइट डेसोल्यूशन कम्प्लीटली आती है, ठीक है, कम्प्लीटली डेसोशिएट हो गए, अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ गया डेसोशिएशन कांस्टेंट। तो बट एट द सेम लो कंसनट्रेशन द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज सो लो दैट कैनॉट बी मेजर एक्यूरेटली। तो जितनी कंसनट्रेशन कम कर यानी जितना डिल्यूट करने से क्या हो गया, कंडक्टिविटी की वैल्यू ही बहुत लो चली जाती है, इसको मेयर नहीं कर सकती। सो जो लिमिटिंग मोलर आपकी जो कंडक्टिविटी है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑब्टेन बाय यूजिंग कोरलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कि हम यूज़ करते हैं एट एनी कंसनट्रेशन सी इफ़ अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डेसोसिएशन है। तो कैसे हम लगाएंगे इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर, इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली द रेशो ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी जो है आपकी लैम्डा एम है एट कंसनट्रेशन सी, तो यहाँ इसको ले सकते हो। बट नॉन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड जो हैं ऐसे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऐसे आपने इसको वैल्यू में पुट कर देना है। तो आप इसमें लिमिटिंग जो आपकी आएगी कंडक्टिविटी जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी दोनों को डिवाइड कर देना है, तो ऐसे आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसमें पुट कर सकते हो। एप्लीकेशंस क्या है, इस लॉ को यूज़ करने से हम जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी इलेक्ट्रोलाइट की देख सकते हैं फ्रॉम द लैम्डा जीरो इंडिविजुअल आइन। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इट्स डेसोसिएशन भी देख सकते हैं। वंस वी नो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसनट्रेशन सी, तो इसकी डिग्री ऑफ डेसोसिएशन भी पता चल जाता है, कंसनट्रेशन भी पता चल जाता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी तक पढ़ लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज यूज़ किया जाता है जिससे हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, ठीक है। द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस आर ग्रेट इंपॉर्टेंस है इसमें, लैब में केमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ है इसका। तो सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें 2 कॉपर स्ट्रिप हैं, डिपिंग इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। अगर डीसी वोल्टेज अप्लाई की दोनों को तो कॉपर आयन डिस्चार्ज एट द कैथोड नेगेटिव चार्ज एंड फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जो कॉपर मेटल है डिपॉजिट हो जाती है कैथोड के ऊपर, एनोड के ऊपर जो कॉपर है कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 आयन, तो ऐसे रिएक्शन चलती है। सो द कॉपर इज डिजॉल्व ऑक्सीडाइज हो जाता है एट एनोड एंड डिपॉजिट ऑन द कैथोड, यानी ऑक्सीडाइज होगा तो डिजॉल्व होगा एनोड के ऊपर, तो उसके ऊपर कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें अपोजिट होता है, उसमें कैथोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, एनोड के ऊपर रिडक्शन होती है, आपको मैंने बताया था। दिस इज़ द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच इम्प्योर कॉपर इज़ कन्वर्टेड इनटू प्योर। इससे मेटल को प्योर किया जाता है। इम्प्योर कॉपर जो है इसको एनोड के ऊपर रखा जाता है, डिज़ोल्व होता है, पासिंग करंट जैसे पास करोगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, प्योर जो है कैथोड के ऊपर आ जाएगा। मैनी मेटल जैसे सोडियम मैग्नीशियम है, इसको जैसे एल्युमिनियम है, इसको प्योर किया जाता है इस मेथड के ऊपर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। सो सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल जो है आर प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ यूज द बाय यूज ऑफ द 1 सेकेंड सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल आर प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, ऑफ फ्यूज क्लोराइड एंड एल्युमिनियम इज प्रोड्यूस्ड by the electrolysis of aluminum oxide in the presence of cryolite। क्रायोलाइट उसकी क्या है, कच्ची धात है और कहते हैं इसको, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है इसके, जैसे माइकल फ्राइडे है, उसने इसको डिस्कवर किया था, उसने लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है अमाउंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट विल अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, बाय करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतनी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। सेकंड उसने कहा था amount of the different substance liberated by same quantity of electricity passed through the electrolytic solution is proportional to their chemical equivalence। दूसरा chemical equivalence लिया था, molecular weight जो है उसको कटाइन कितने आते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कितना था उससे डिवाइड करके उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों उसके फैक्टर थे। सो देयर वर नो कांस्टेंट करंट सोर्स अवेलेबल ड्यूरिंग द फैराडेज टाइम, कोई करंट का सोर्स नहीं था।
सो इन द जर्नल प्रैक्टिस वाज पुट टू द कैल्यूमीटर, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, वे डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द मोट ऑफ मेटल, तो उससे मेज़र करते थे कितनी मेटल डिपॉजिट या कंज्यूम हुई। होएवर द कैल्यूमीटर आर नो, जो हैं वो एब्सोल्यूट हैं एंड वी इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो क्यू लेते हैं इसको आई टी के हिसाब से लेते हैं, आई करंट है, ठीक है ना, एम्पियर से, टी इज़ द टाइम, ऐसे निकाल लेते हैं। तो जैसे आपने सिल्वर की बात कर रहा है यहाँ पे 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन। तो जैसे हम पता है आपको चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इतना आता है। सो किसे हम करेंगे, ये आपका आ गया एन ए एवोगैड्रो नंबर, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया सी, ठीक है। ऐसे हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कंसंट्रेशन जो मोलर कंसंट्रेशन है। सो क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है इज कॉल्ड फैराडे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ इज़ द क्वांटिटी। तो इसको 96,500 इसकी वैल्यू आ जाती है, जी मैक्सिमम है। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट द 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2f एंड 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 3f। तो इसके चार्ज के हिसाब से आता है। सो दिस चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन एम्पियर इन द टाइम इन सेकंड। कमर्शियल जो प्रोडक्शन है मेटल की एट हाई जो है इसमें 50,000 एम्पियर देना पड़ता है, तो इतना इसकी वैल्यू फैराडे की आती है पर सेकेंड। तो दिस इज़ द फैक्ट। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट है उसको फैराडे में कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है उससे क्या मिलता है, प्रोडक्ट्स क्या उसके। सो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल जो आपने यूज़ किया है, इन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ द इलेक्ट्रोड इज़ इनर्ट, जैसे प्लैटिनम और गोल्ड है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन एंड ओनली सोर्स ऑफ सिंक या सोर्स का काम करता है। ऑन द अदर हैंड इफ द जो रिएक्टिव है अगर इलेक्ट्रोड, इट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। सो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइस जो हैं इसके ऊपर जो काम करते हैं फॉर रिएक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज, इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज़ हुई हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं फिजिबल हैं, आराम से हो जाती हैं। सो स्लो काइनेटिकली एट द लोअर वोल्टेज दीज डू नॉट सीम टू टेक प्लेस एंड एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो है इसको कहते हैं ओवर पोटेंशियल हैज़ टू बी अप्लाइड, यानी नॉर्मल पोटेंशियल के ऊपर नहीं चलती, इसको ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है क्योंकि इसका रेट जो है स्लो होता है रिएक्शन का। जैसे इफ़ वी यूज़ द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर सोडियम मेटल एंड क्लोराइड Cl2। If we have only cation sodium ion which is reduced sodium ion and chloride ion ऐसे आ जाएगा। During the electrolysis of aqueous जो sodium chloride solution है, product are NaOH, Cl2, H2। इधर beside the sodium chloride ion we also have H positive, OH negative ion जो solvent molecule in the water। So ऐसे ये reaction चलती है। This reaction with the higher value of जो potential है इससे ये रिएक्शन बढ़ेगी। यानी कहने का मीनिंग है जितनी आप वैल्यू दोगे, जितना आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, यहाँ कम पोटेंशियल है, यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, उसके बाद जहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, फिर जो क्लोराइड नेगेटिव आयन है उसके बनने की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। रिएक्शन एट एनोड विद द लोअर वैल्यू ऑफ जो पोटेंशियल है इज़ प्रेफर्ड एंड देयरफॉर द वाटर शुड बी ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू क्लोराइड नेगेटिव। However, on the count of the over potential of oxygen जो रिएक्शन इज़ प्रेफर्ड, यानी कोई कंपोनेंट इसका जो है कम वोल्टेज के ऊपर काम करेगा, कोई ज़्यादा के ऊपर काम करेगा। जो नेट रिएक्शन ऐसे दी है सोडियम क्लोराइड आ गया, कैथोड के ऊपर वाटर टूट रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड OH नेगेटिव, एनोड के ऊपर क्लोरीन जो है जो हो रही है यहाँ पे रिड्यूस क्लोरीन गैस की फॉर्म में। तो ऐसे रिएक्शन चलती है। तो जो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इज़ रिप्लेस बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इसको रिप्लेस किया है सेल में, और इसमें नर्स इक्वेशन से हिसाब से लिया हुआ है। टेकन इनटू अकाउंट द कंसंट्रेशन इफेक्ट भी यहाँ काम करता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की होती है तो ये रिएक्शंस यहाँ आगे चलेंगी। दीज रिएक्शंस फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो जो फिजिकल रिएक्शन या नॉर्मल हो रही हैं उसको करंट कम चाहिए, कईयों को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी करवानी पड़ती है, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी उससे उसका वोल्टेज ज़्यादा या कम भी हो जाएगा।
लास्ट में वी हैव द बैटरीज। बैटरीज क्या हैं? एनी बैटरी जो है इट में वी वन और मोर वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज़। एक होता है या सेल को सीरीज़ में लगाया होता है। सेल होते हैं जो कि करते हैं यूज़ एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे गैल्वेनिक सेल हैं, जबकि केमिकल एनर्जी जो रिडॉक्स एक्शन है उसकी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। होएवर फॉर बैटरी टू बी प्रैक्टिकल यूज शुड बी रीजनेबली लाइट होनी चाहिए, कम्पैक्ट होनी चाहिए, वोल्टेज शुड नॉट वेरी ड्यूरिंग इट्स यूज़, वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए। सो इट मे बी टू टाइप ऑफ बैटरी, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी क्या होती हैं? रिएक्शन ओनली वंस एंड आफ्टर द यूज़ ऑफ ए पीरियड टाइम बैटरी जो डेड हो जाती हैं, कैन नॉट बी यूज़, जो एक बार ही यूज़ होती हैं उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो प्राइमरी बैटरी हैं। सो मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल जो इसकी हैं ड्राई सेल है, जैसे लेक्लेंचे सेल है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर डेट आल्सो एक्ट एज एनोड। जो कैथोड है कार्बन जो ग्रेफाइट की रोड होती है, जो ड्राई सेल होता है जो बैटरी में सेल डालते हैं उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। एक बार ही यूज़ किया जाता है, इसको बार बार यूज़ नहीं करते। ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, इसके ऊपर मैं इतनी चर्चा नहीं करूँगा। तो एनोड के ऊपर ये ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड के ऊपर रिड्यूस होगा। सो इन द रिएक्शन एट द कैथोड जो मैग्नीशियम जो रिड्यूस हो रहा है, द 4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 से 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज आ रहा है। अमोनियम प्रोड्यूस इन द रिएक्शन फॉर्म द कम्प्लेक्स विद जिंक एंड गिव द, ये कम्प्लेक्स बन जाता है। स्केल का जो पोटेंशियल होता है 1.5 होता है। और जो मरकरी सेल है ये भी इसकी अदर एग्जांपल है प्राइमरी बैटरी की। सूटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस, जैसे आपने सुनने वाली मशीन है, घड़ियाँ हैं, उसमें जो सेल होता है वो मरकरी का होता है, ये कम वोल्टेज आपको देता है। यानी जो प्राइमरी जो होती है इसमें रिएक्शन चलती रहती है जब तक उसका जो इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम नहीं होता। जब कंज्यूम हो गया उसको दोबारा आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ये मरकरी सेल है, इसका डिज़ाइन दिया हुआ है, इसमें एनोड कैप लगा हुआ है ऊपर, इसमें गैस किट लगी है, सेपरेटर है, कैथोड नीचे है। उसके बाद है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरीज होती हैं जिसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है थ्रू इट ऑपोजिट डायरेक्शन सो डैट कैन बी यूज अगेन। गुड सेकेंडरी बैटरी जो है लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल चलते हैं इसमें। मोस्ट जो जहाँ लेड स्टोरेज बैटरी है जहाँ यूज़ की जाती है ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर की बैटरी में जो लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ होती है, इट कंसिस्ट ऑफ लेड जो है एनोड होता है, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड इसमें पैक होता है एट कैथोड। यानी लेड जो रोड है वह एनोड है, जो उसमें लेड ऑक्साइड है वो कैथोड है। 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किया जाता है। लेड जो सल्फोनेट आयन है जो लेड सल्फेट बना रहा है, तो लेड ऑक्साइड जो है इससे हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसे ओवरऑल रिएक्शन चलता है। ऑन चार्जिंग द बैटरी ऑफ द रिएक्शन इज़ रिवर्स, जब चार्ज करेंगे इसकी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी एंड एनोड एंड कैथोड जो है इन्वर्ट हो जाते हैं, पीवी एंड PbO2, ठीक है ना। ये पहले एनोड था फिर कैथोड हो जाएगा, जो कैथोड था ये एनोड हो जाएगा। तो ऐसे इसकी बैटरीज होती हैं। इसके ऊपर ये टर्मिनल लगे हैं एनोड, इसके अंदर जो आपका जो कैथोड अंदर लगा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अनदर यहाँ सेकेंडरी एग्जांपल है निकल कैडमियम सेल जो होता है, ये सेकंड एग्जांपल है विच हैज़ लॉन्गर लाइफ है, इसकी स्टोरेज बैटरी है बट मोर एक्सटेंसिवली मैन्युफैक्चर इसका डिफ़िकल्ट है। इट शुड नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ वर्किंग ऑफ सेल, इसकी इतनी डिटेल नहीं है। सो दो एग्जांपल हैं लेड और निकल वाली, निकल क्रोमियम वाली और निकल कैडमियम। फ्यूल सेल प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय द थर्मल प्लांट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट मेथड and major source of pollution. In such plant the chemical energy heat या combustion of fossil fuel जो coal, gas, oil is first used converting the water into high pressure steam, उसकी भाप बनाते हैं पहले थर्मल प्लांट में, then is used to run the turbine, फिर इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। जैसे गैल्वेनिक सेल हैं डायरेक्टली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into electricity and high efficient है। It is not possible to make such cell in which the reactant are fed continuously to electrode and product are removed continuously। तो इसको सेपरेट कंपार्टमेंट होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट कहते हैं। जो गैल्वेनिक सेल हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज़ द फ्यूल सेल। तो इसमें आप इसका फ्यूल डालोगे, मीथेन गैस डालोगे, रिएक्शन चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यहाँ सेल जो हैं इसमें है हाइड्रोजन सेल है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ सेल वाज यूज इन प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम, इसको यूज़ किया गया था
वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंडेंस एंड एडेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट। उस सब पानी उसका यूज़ किया जाता था एस्ट्रोनॉट को पीने में। तो दिस इज़ द अनदर इसकी जो इन्वेंशंस है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको बैटरीज़ के बारे में। लास्ट इज़ द कोरोजन, जो जंग लगता है। तो कोरोजन जो स्लोली प्रोसेस है, मेटल की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, उससे साल्ट बन जाते हैं, मैट जो खुर जाती है, रस्टिंग हो जाती है आयरन की, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज, ये सारे इसकी एग्जांपल हैं। इट कोज द एनॉर्मस डैमेज होता है बिल्डिंग को, ब्रिज को, शिप को, और उसकी जो ब्यूटी है ख़त्म हो जाती है मेटल्स की। कोरोजन में मेटल जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड ऑक्साइड बन जाते हैं ऑक्सीजन के। जो कोरोजन ऑफ आयरन है इसको हम रस्टिंग कहते हैं, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, हवा और पानी में जब कनेक्ट हो जाता है लोहे का फिर होता है। केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज़ क्वाइट कम्प्लेक्स बट इट मे बी कंसिडर्ड एसेंशियली एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है ये भी। सो एट ए पर्टिकुलर स्पोर्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड द स्पोर्ट बिहेव एज अनोड एंड वी कैन राइट। तो ऐसे ये रिएक्शन चलती है, जिस जगह पे ये चल रही है उसको एनोड का नाम देते हैं। सो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं एट द एनेडिक स्पोर्ट एंड मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू द अनदर स्पोर्ट ऑन द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो फिर ये डेसोशिएट हो जाएगी। हाइड्रोजन आइन इन द वाटर में आल्सो भी अवेलेबल ड्यू टू डेजोल्यूशन ऑफ द अदर एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो अदर डेंजरस ऑक्साइड भी बन जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सो दिस इज़ द कोरोजन ऑफ द आयरन। आयरन F2 में रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन 4 वाटर के H पॉजिटिव आयन आगे वाटर निकल रहा है, तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, तो ऐसे ही खुर जाता है। जो फेरस आयन है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से फेरिक आयन में, तो रस्ट की फॉर्म में आ जाते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड की फॉर्म में विद फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको रोकना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए आप पॉलिश करते हो, पेंट करते हो, ग्रीस करते हो, ये आपको मैंने पता है, ये लोअर क्लासेस में पढ़ा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट वी हैव द हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। सो एनर्जी हाइड्रोजन मेन है। आज के ज़माने में फॉसिल फ्यूल जो हैं ख़त्म हो रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ रही है एनर्जी की, तो इसके लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ग्रीन एस्पेक्ट हो रहा है कम्बस्चन से, ठीक है ना, तो जो फॉसिल फ्यूल जलाने से हीट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसको रोकने के लिए आपको क्या हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ रही है। अल्टरनेटिव सोर्स है हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है कम फ्रॉम द स्प्लिटिंग वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। सो हाइड्रोजन कैन बी यूज रिन्यूएबल सोर्स है, इसका कोई पोल्यूशन नहीं होता, बार बार यूज़ किया जाएगा, तो इससे काफ़ी एनर्जी निकलती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टूडेंट्स मैं कैपेबल हो पाया हूँ ये टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए। काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल था क्योंकि हमने ये ख़त्म करना था टॉपिक, और डिटेल में मैंने करवाया। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। बाकी के वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। और जल्दी ही आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आऊँगा इससे रिलेटेड, जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्स इक्वेशंस हैं, कोलाल्स लॉ है, मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, तो वो भी हम करेंगे। तो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि स्टूडेंट्स को एडवांटेज हो सके। थैंक यू।